नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जनवरी 2022 के करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर जनवरी 2022 के टॉप 30 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम उत्तराखंड स्टेट करंट अफेयर जनवरी 2022 के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए 2022 में अगर पुरुष एकल की बात करें तो ये खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी मंथ में होता है। और इस साल जनवरी मंथ के अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें 2022 के, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, महिला एकल की बात करें तो एस्ले बार्टी ने जो है इस खिताब को जीता है महिला एकल में। तो दोनों आप याद कर लीजिए, पुरुष एकल भी और महिला एकल की। अगर इसी खिताब के 2021 की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता था पुरुष एकल में, और महिला एकल में जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। ठीक है, और राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर है, इन्होंने हराया था रसिया के रूस के प्लेयर डेनियल मेदवेदेव को। इनको हराकर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। और राफेल नडाल का ये 21वां ग्रैंड स्लैम है, 21वां खिताब है, और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो 2022 का अगर महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट की बात करें तो ये हुआ है ओमान में। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट में ये हुआ था, और इसमें भारत ने जो है कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर ये कांस्य पदक जीता है। अच्छा, तो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल किसने जीता? अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल जीता है जापान ने। ठीक है, इसने किसको हराया था? साउथ कोरिया को, और साउथ कोरिया ने जीता है सिल्वर मेडल। तो आपको याद रखना है कि महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 का हुआ है ओमान में। गोल्ड मेडल जीता है जापान ने, सिल्वर मेडल जीता है साउथ कोरिया ने, और इंडिया ने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसरो के हाल ही में ही नए अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है के सिवान का। के सिवान के स्थान पर अब नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना होती है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये आपको इसरो से याद रखना है। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये रैंक जो है 2021 की है, और 2022 में ये रैंकिंग जारी हुई है। ठीक है, और इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 85। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ये एक थिंक टैंक है, और इस साल जो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 85। तो सोचिए कितना भ्रष्टाचार इंडिया में है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 86, लेकिन पॉइंट की अगर बात करें कितने अंक इंडिया को मिले थे, तो इंडिया को 40 अंक लास्ट साल भी मिले थे, मतलब प्रीवियस ईयर में भी मिले थे, और 2021 में भी इंडिया की 40 अंक है। लेकिन रैंकिंग की बात करें 2020 में भारत की रैंकिंग थी 86, और 2021 में है 85 रैंक। ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से। और अगर बात करें टॉप किसने किया है, तो पहले स्थान पर जो है वो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इनका स्कोर 88 है। ये जो है पहले स्थान पर है, तीनों देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक थिंक टैंक है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, और इंडिया की रैंक 2021 में इसमें है 85। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो किसके द्वारा लिखी गई है फेयरलेस गवर्नेंस? तो इस पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किरण बेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी की बात करें तो पुडुचेरी की ये पूर्व उपराज्यपाल हैं, और भारत की पहली महिला आईपीएस भी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया द्वारा मिलकर बनाई जाती है, तो इसका ऑर्डर देने वाला पहला देश बन चुका है, वो है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को खरीदने का ऑर्डर भारत को दिया है,
और ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला फिलीपींस जो है पहला देश बन चुका है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की करेंसी क्या है, फिलिपिनो पीसो, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक है, मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है। मनीला की बात करें तो यहाँ पर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर स्थित है, तो ये आपको इससे याद रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरप्रीत चंडी। ठीक है, हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, यानी कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन भारतीय मूल की है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश नागरिक है और पहली भारतीय मूल की महिला बन चुकी है हरप्रीत चंडी, जो कि साउथ पोल पर पहुंची है और पोलर प्रीत के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हरनाथ संधू की बात करें 2021 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी। भव्या लाल कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी नासा की, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसके पहले महानिदेशक थे यानी कि 23वें महानिदेशक थे कृष्णा स्वामी नटराजन। इनके स्थान पर अब नए महानिदेशक बने हैं यानी कि 24वें डायरेक्टर बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के, वो हैं वी.एस. पठानी। ठीक है, वी.एस. पठानी जो है नए महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के, तो न्यू अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना को। 2021 के आईसीसी अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है स्मृति मंधाना को। यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। तो आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जो जीती है, ये जीती है स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय वुमेन्स क्रिकेटर है। ठीक है, और मेंस की बात करें तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ये बने हैं शाहीन अफरीदी। ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये है पाकिस्तान के प्लेयर है। ठीक है, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर है माइस इराइसमस। और अगर टी20 प्लेयर की बात करें तो आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है मोहम्मद रिजवान, ये भी पाकिस्तान के हैं। महिला क्रिकेटर की बात करें तो टी20 में ये है टेमी ब्रूमोंट। ठीक है, ये इंग्लैंड की है। और अगर बात करें इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये है जनमन मालन। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की है। इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर फातिमा सना, ये पाकिस्तान की है। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये है जीसान मकसूद, ये ओमान के प्लेयर हैं। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये है एंड्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया की है। और इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये है बाबर आजम। ठीक है, तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है मेंस में? वो है बाबर आजम। महिला में कौन है? वो है जेलेज ली, ये साउथ अफ्रीका की है। और आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? जो रूट, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ठीक है, तो अगर बात मेंस की अगर बात करें, तीन इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो रूट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में ही 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है और इस रैंकिंग में अगर भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक है 83। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आउट ऑफ 111 कंट्रीज में से भारत की रैंक है 83 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, क्वार्टरली इंडेक्स जारी होती है और पहली तिमाही की बात करें 2022 के, तो इंडिया की इस इंडेक्स में रैंकिंग है 83, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 2021 का जो लास्ट क्वार्टर था, चौथा तिमाही था, उसमें इंडिया की रैंक थी 90। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे हाल ही में TX2 पुरस्कार दिया गया? TX2 पुरस्कार मतलब कि टाइगर्स की संख्या को डबल पुरस्कार, मतलब टाइगर्स टाइम्स 2 इसको हम कह सकते हैं। और ये पुरस्कार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अभी टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है कि ये टाइगर रिजर्व आपका कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु स्टेट में स्थित है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप कह लीजिए क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको जो है TX2 पुरस्कार दिया गया है। देखिए 2010 का एक डिक्लेरेशन है, इसके बाद से
जिस भी टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या डबल होती है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत की बात करें तो भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था और इसी के साथ एक और टाइगर रिजर्व जो कि नेपाल का है, बर्दिया बर्दिया नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर भी जो है बाघों की संख्या जो है डबल हुई है और इसको भी ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगर भारत में पहली बार जो ये पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया पूछा जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया था पहली बार। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी ये पुरस्कार पहले दिया जा चुका है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2013 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झांग मिंग। ठीक है, झांग मिंग ने जो है हाल ही में एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। एससीओ की स्थापना कब होती है? 2001 में इसकी स्थापना होती है और इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? 2017 में इंडिया इसका मेंबर बनता है। ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं? पहले टोटल मेंबर इसमें 8 थे। नया जो लेटेस्ट मेंबर 2021 में जुड़ा है वो है ईरान। तो अब इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए हैं? 9 इसमें टोटल अब मेंबर हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंबर कितने हैं टोटल? इसमें 9 मेंबर है और नया लेटेस्ट जो मेंबर जुड़ा है वो जुड़ा है इसमें ईरान। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 17वीं वन रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है और इसमें अगर कुल वन और वृक्षावरण की बात करें तो इसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है भारत के। ठीक है, अगर वनावरण की बात करें तो वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 17वीं वन रिपोर्ट यानी कि आईएसएफआर की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, लास्ट टाइम 2019 में रिपोर्ट आई थी जो कि 16वीं वन रिपोर्ट थी और वर्तमान की जो रिपोर्ट है ये 17वीं वन रिपोर्ट है और 2019 की रिपोर्ट से यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट से इसका कंपैरिजन करेंगे तो कितना वृद्धि हुई है वन आवरण और वृक्षावरण में? 2261 वर्ग किलोमीटर की। अगर बात करें भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत में वन और वृक्षावरण है तो 24.62% में जो है वनावरण और वृक्षावरण स्थित है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथक से संबंधित थे बिरजू महाराज जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित थे। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है इंडिया में जिसमें से एक है कथक जो कि उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो है ये नर्तक थे बिरजू महाराज, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी का हिंदी में अर्थ होता है चिंता। इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का नया शीर्ष प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो शीर्ष प्रायोजक बनाया गया है टाटा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टाटा ग्रुप को जो है शीर्ष प्रायोजक बनाया गया है इंडियन प्रीमियर लीग का। ठीक है, आने वाले जो आप आईपीएल होगा 2022 में 2023 में इसका जो शीर्ष प्रायोजक रहेगा वो रहेगा टाटा ग्रुप। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था वीवो जो कि चाइनीज मोबाइल कंपनी है। ये इसका आईपीएल का शीर्ष प्रायोजक था। इसके स्थान पर आप टाटा ग्रुप को जो है शीर्ष प्रायोजक बनाया है इंडियन प्रीमियर लीग का। ठीक है, 2021 में जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ था इसका विजेता कौन रहा था? इसका विजेता रहा था सीएसके। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां स्थापित की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का पहला है, तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहां पर की गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला
आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो देखिए हाल ही में ही राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई है हिमाचल प्रदेश में और इसको जीता है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख ने। ठीक है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो ये जीता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो कि कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी हिमाचल प्रदेश में और ये इसका नवा संस्करण था, नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, जिसको जीता है लद्दाख ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। तो हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है, ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट। ठीक है, भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है और इसमें से केरल हाई कोर्ट जो है ये भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। कब बना है? 1 जनवरी 2022 को, यानी कि जिसको काम काज होंगे सारे वो अब स्मार्ट तरीके से होंगे। स्मार्ट कोर्ट इसे आप कह सकते हैं या पेपरलेस कोर्ट इसको आप कह सकते हैं। सारे जो कामकाज होंगे इसके अब कंप्यूटर के माध्यम से होंगे, ऑनलाइन माध्यम से होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहां बदलने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नुसांतारा। अभी तक के लिए इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो थी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता जो है अब ये डूबता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए जो है इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला लिया कि ये अपनी राजधानी को शिफ्ट करेंगे जकार्ता से नुसांतारा। तो ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला लिया है कि जकार्ता से ये अपनी राजधानी शिफ्ट करेंगे कहां पर? नुसांतारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 से इसको मनाया जाता है और 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो देखिए ये शुरू किया है ऑप्शन नंबर सी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। बीएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1965 में 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसी ने जो है हाल ही में 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पाकिस्तान बॉर्डर पर जो घुसपैठ होती है उसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा की शुरुआत की जाती है और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की जाती है। ठीक है, बीएसएफ की बात करें तो मेनली ये पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है तैनात रहती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में 2022 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। एक सेरेमनी होती है, अवार्ड सेरेमनी, जो कि राष्ट्रपति भवन में होती है, वहां पर ये दिए जाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से 4 तो है पद्म विभूषण जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 17 है पद्म भूषण जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और 107 है पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है रूस की नौसेना के साथ। ठीक है, पासेक्स की बात करें, ये युद्ध अभ्यास जो है सभी देशों के साथ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पिछले साल आपने देखा होगा भारत ने अमेरिका के साथ किया था, ब्रिटेन के साथ किया था। तो इस साल की अगर बात करें 2022 की, तो पासेक्स 2022 जो है भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के मध्य हुआ है। ठीक है, ये जो है नौसेना द्वारा किया जाता अभ्यास है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? नौसेना यानी कि नेवी के द्वारा किया जाता है पासेक्स युद्ध अभ्यास। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि 2022 में पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और रूस की नौसेना के मध्य कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है अरब सागर में, कोचिन बंदरगाह के पास में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, 16 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। ठीक है, और 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक को मनाया गया है 2022 में स्टार्टअप वीक के रूप में। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप वीक के रूप में मनाया गया है 2022 में 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक, और 16 जनवरी को हर साल मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, 23 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल पराक्रम दिवस के रूप में, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी, और इसी दिन को हर साल जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुंजांगल को। ठीक है, देखिए कुंजांगल की बात करें तो इसको 2022 के लिए ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और इसी को ही 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये एक तमिल फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है पी.एस. विनोद राज। ठीक है, इनके द्वारा निर्देशित ये फिल्म है कुंजांगल और इसी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है और इस मेंढक का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग की बात करें तो ये स्वीडन की नागरिक है, पर्यावरणविद है यानी कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और इन्हीं के नाम पर जो है मेंढक की जो नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम रखा गया है और उस प्रजाति का नाम रखा गया है प्रिस्ट मांटिस ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ग्रेटा थनबर्ग से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। इनको 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम कहां पर स्थित है? हरियाणा में। यहां पर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। ठीक है, इससे पहले कहां पर था? इससे पहले ये था मुंबई में और अभी जो सबसे बड़ा खोला गया है ये खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला द्वारा। ठीक है, ओम बिरला कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इन्हीं के द्वारा 27 जनवरी 2022 को एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। तो ये आपको याद रखना है, डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया है? ओम बिरला ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज से संबंधित होता है ग्रैंड मास्टर और 73वें भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं ऑप्शन नंबर सी, भरत सुब्रमण्यम। 71 नंबर के थे संकल्प गुप्ता, 72 नंबर के थे मित्रभाग गुहा और 73 नंबर के बन चुके हैं भरत सुब्रमण्यम, जो कि लेटेस्ट है। ये आपको याद रखना है, अभी आपको एग्जाम आने वाला है तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये शतरंज से संबंधित होता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला, जहां पर भी पहला आता था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मायन केंद्र जो है यहाँ पर कहां पर स्थापित किया जाएगा? केरल में। तो ये आपको याद रखना, इसमें इसका सहयोग करेगा टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये थे क्वेश्चन जनवरी 2022 के करंट अफेयर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।